बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हमने पहले बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड और उनके जो सोर्सेज थे उस हवाले से हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो दो सोर्सेज हैं जहाँ से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है निकाल सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो उनमें आपके पास सबसे पहले है नेचुरल गैस और दूसरा आपके पास है यहाँ पे पेट्रोलियम। अब नेचुरल गैस जो है कुदरती गैस जिसे आप कहते हैं, जैसा आपने पहले उर्दू मीडियम में पढ़ते आए होंगे या वैसे नाम सुना होगा कुदरती गैस। तो कुदरती गैस आपके पास नेचुरल गैस है। अगर बताया जाए कि नेचुरल गैस कहाँ पे है, तो नेचुरल गैस आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। वो जो किचन है, किचन के अंदर यूज होने वाली जो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई की जाती है गैस, उसको आप नेचुरल गैस बोलते हैं। और नेचुरल गैस का जो मेन सोर्स होता है वो आपके पास मीथेन होती है, और मीथेन गैस को भी आप नेचुरल गैस के तौर पे यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि नेचुरल गैस के हवाले से क्या क्या चीजें होती है उसमें। कहते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, और ये आपके पास हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये मीथेन का सोर्स है, तो मीथेन का सोर्स होने की वजह से इसे आप लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन को अगर देखा जाए तो दो लफ्ज हैं, एक है हाइड्रो और दूसरा है कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन की मदद से बने हों उन्हें आप बोलते हो हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मीथेन जो है वो उसमें क्या है, C भी है और 4 आपके पास क्या है, H है, तो CH4। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलोगे, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की जो है डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए, उसके हवाले से कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाइड्रोजन प्लस क्या हो, कार्बन। कार्बन जितनी मर्जी हो, हाइड्रोजन जितनी मर्जी हो, जब ये चेन बनती है तो उसे आप कहते हो हाइड्रोकार्बन बोलते हो। पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये क्या होते हैं, लो बॉइलिंग होते हैं, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन होते हैं। दूसरा क्या कहता है, कहता है दूसरा जो ये मेजर पोर्शन है, इट इज अ मेजर पोर्शन किसका, मीथेन। और मीथेन का फार्मूला CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन 1। और जो कार्बन होती है उसकी वैलेंसी आप दोबारा से अपने माइंड में रिकॉल करें तो कार्बन की वैलेंसी आपके पास होती है 4, चौथे ग्रुप के अंदर मौजूद होता है कार्बन, उस वजह से उसकी वैलेंसी भी क्या होती है आपके पास 4 ही आती है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट तीसरा कहता है इट आल्सो प्रोड्यूस्ड, कब कैसे प्रोड्यूस होता है, इट आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। दो चीजें आपने यहाँ पे इस पॉइंट में याद रखनी है, एक डीकंपोजिशन और दूसरी आपने यहाँ पे याद रखनी है ऑर्गेनिक मैटर को याद रखना है। डीकंपोज क्या होता है, तोड़फोड़ होना, टूटना, और यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कहता है जब भी कोई ऐसी चीज जो वजन या जगह घेरे, वजन रखे और जगह घेरे से आप मैटर बोलते हो, और ऐसी जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिली है तो वजन भी रखती है और जगह भी घेरती है, उसे आप ऑर्गेनिक मैटर बोलते हो। अब जब ऑर्गेनिक मैटर के रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि आप चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 में पढ़ोगे, तो जब उनके रिएक्शन होते हैं तो उनके रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनती है तो कहते हैं वहां पे आप मीथेन प्रोड्यूस करते हो। और मीथेन किसका सोर्स है, मेजर पोर्शन क्या होती है, मीथेन होती है, तो उससे क्या बनती है, नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है। दोबारा कहते हैं ये प्रोड्यूस होती है कब, बाय द डीकंपोजिशन, तोड़फोड़ से, किसके, ऑर्गेनिक मैटर। यहां पे हम तोड़फोड़ नहीं कहेंगे बल्कि बड़ी चेन का छोटी चेन के अंदर कन्वर्ट होना, और उसके जरिए से कहता आपके पास फिर क्या बनाएगा, यहाँ पे नेचुरल गैस आपके पास बाय प्रोडक्ट भी यूज हो सकता है और आपके पास प्रोडक्ट के तौर पे भी जो है यहाँ पे फार्म हो सकता है, यहाँ पे आपको ये गैस मिल सकती है। ये तो हमने उसके हवाले से पढ़ लिया कि नेचुरल गैस क्या होती है और कहां से हमें ये मिल सकती है और इसके सोर्सेज आपके पास क्या है। अब इसके हवाले से नेक्स्ट जो है आपके पास है यूजेस, इस्तेमालात क्या है, आप इसको इस्तेमाल कहां पे करते हैं। तो अब आपके पास कहता है इट इज यूज्ड, कब इस्तेमाल होती है, फॉर डोमेस्टिक पर्पस,
आपके जो डेली लाइफ है उसके अंदर जो है आप क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अपने आम डेली लाइफ के अंदर जो है इसके यूजेस को लेके आएंगे। घरों में इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो ये आपके जो है डोमेस्टिक पर्पस है, जो है घरेलू पर्पस जो है। दूसरा क्या करता है कि कब इस्तेमाल होता है, जब आपके पास पावर जनरेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कि इसके जरिए से आप क्या करते हैं, पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। और किस इंडस्ट्री में, सीमेंट की और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर जो है आप नेचुरल गैस को एज अ पावर जनरेशन जो है यहाँ पे यूज करते हैं। ये दो चीजें आपके पास हो गई। अब नेक्स्ट इसमें कहता है यूज एज अ फ्यूल, आप इसे फ्यूल के तौर पे भी यूज करते हैं। और कहां पे, इन जनरल इंडस्ट्रीज, आम इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप पेट्रोल यूज नहीं करते, आप वहां पे क्या यूज करते हैं, नेचुरल गैस को यूज करते हैं। वही जो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई की जाती है उसी का कनेक्शन आप कमर्शियली लेके फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियों में जो है ये गैसेस को इस्तेमाल करते हैं और इसे एज अ फ्यूल वहां पे इस्तेमाल करते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट, हमने यहां पे नेचुरल गैस को पढ़ लिया और नेक्स्ट हमारे पास है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के हवाले से क्या कहता है, कहता है द रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम। जमीन से निकलने वाला जो पेट्रोल है आपके पास ब्लैकिश ग्रे कलर का होता है और वो किसी भी सूरत में नाकाबिले इस्तेमाल होता है। ना ही आप उससे जो है यहाँ पे पेट्रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही किसी और जो उसकी छोटी चेन है उसमें उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो इस सूरत में आपके पास क्या होता है कि जो पेट्रोलियम होती है, आपके पास पेट्रोल होता है, वो आपके पास यहाँ पे मिनरल ऑयल होता है और उसको जब हम रिफाइन करते हैं, साफ करते हैं, तो उससे बनने वाला जो ऑर्गेनिक मैटर है, कंपाउंड है, उसे आप नाम देते हो पेट्रोलियम का। तो यानी कि आपके पास पेट्रोल जिस हालत में आप देखते हो उस हालत में डायरेक्टली नहीं मिलता, बल्कि क्या होता है, उसको रिफाइन किया जाता है और वही जो चीज आप रिफाइन करते हैं वही क्या नाम होगा, आपके पास पेट्रोलियम का नाम होगा। अब इसकी थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन, इसका बनने का तरीका क्या है, बनेगा कैसे, तो क्या कहता है, इट इज थॉट दैट स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डीकंपोजिशन, के केमिकल रिएक्शन जब आपके पास स्लो होते हैं या बायोकेमिकल डीकंपोजिशन जब होती है उस सूरत में क्या होता है, इन ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। तो ऑर्गेनिक मैटर आपको पहले भी बताया कि ऑर्गेनिक मैटर जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह ऐसे आपके पास क्या हो, मैटर्स हो, सब्सटेंसेस हो, तो उनके जरिए से आपके पास क्या हो, स्लो केमिकल है या स्लो बायोकेमिकल डीकंपोजिशन है। इनके जरिए से फिर क्या होगा, इन बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स, जो पत्थर हैं, जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों के अंदर से फिर क्या होता है, आप इसको निकालते हैं, प्रोड्यूस पेट्रोलियम। देखिए चट्टानों से जब निकालते हैं या जमीन की तह से जब निकालते हैं तो जिस हालत में पेट्रोल हमें नजर आता है उस हालत में नहीं होता, बल्कि इसको रिफाइन किया जाता है। और रिफाइन करने के लिए आप क्या होता है, आपके पास अलग से इंडस्ट्रीज होती हैं, आपके पास अलग से फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें इसको रिफाइन किया जाता है। और हर एक फैक्ट्री का डेली लाइफ पे, डेली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जो है उसको रिफाइन करने का जो है वो फैसिलिटी होती है, उसके पास कैपेसिटी होती है। तो अब यहाँ पे ये आपके पास थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन कि कैसे बना, स्लो केमिकल या बायोकेमिकल डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की, और कहां पे हमें मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। आपके पास जो पत्थर है, चट्टाने हैं, उनके बिटवीन आपके पास जो है ये यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो उसे आप पेट्रोलियम का नाम देते हैं। अब कहते हैं पेट्रोलियम जो है रिफाइनिंग इन पाकिस्तान के अंदर जो रिफाइन किया जाता है उसे प्यूरिफाई किया जाता है, उससे आप बड़ी चेन को ब्रेक करके छोटी छोटी चेन बनाते हो और वही जो छोटी छोटी चेन होती है आपके मुख्तलिफ किस्म की जो जरूरियात हैं उसको भी पूरा करने में हमें साजगार होता है, मदद देता है। तो अब आपके पास होता है रिफाइनिंग इन पाकिस्तान,
तो पाकिस्तान के अंदर जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री है वो है 4, मगर उससे पहले हम पढ़ते हैं ये क्या कहता है। पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्ट मीन बनाना, निकालना, साफ करना। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स एज ब्लैकिश कलर, इसको किस रंग में लिया जाता है, किस रंग में निकाला जाता है, ब्लैकिश कलर में। गाढ़े रंग का आपके पास ये मादा निकलता है जमीन से, और जिसे आप प्योरीफाई करके क्या बनाते हैं, यहाँ पे पेट्रोल की फॉर्म में लेके आते हैं। ब्लैकिश कलर लिक्विड इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, उसे आप क्या बोलते हो, क्रूड ऑयल बोलते हो या खाम तेल बोलते हो। यानी आपके पास ये जो ऑयल होता है ये प्योर इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, जिस वजह से आप इसे क्रूड ऑयल बोलते हो। अब कहते हैं क्रूड ऑयल, अब उसके खसूसियत बता रहे हैं। क्रूड ऑयल इज रिफाइंड टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शन। जब आप उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हो, साफ करते हो, तो उसी ऑयल से, उसी क्रूड ऑयल से आपको केरोसिन भी मिलता है, उसी ऑयल से आपको गैस ऑयल भी मिलता है, उसी ऑयल से आप वहां पे ऑक्टेन वाला जो है आपके पास पेट्रोलियम है, गैसोलीन है, उसको भी हासिल करते हैं। उसी ऑयल से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो नेचुरल गैस है वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो गैस हो, वैक्सीज हो, आपके पास जो है पेट्रोल हो, डीजल ऑयल हो, कोई भी आपके पास ऐसी ऑर्गेनिक मैटर हो, तो वो सारे का सारा जो है वो उसका मेन जो सोर्स है वो आपके पास पेट्रोल है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है। वहां से आप इनको क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो है फ्रैक्शंस, डिफरेंट फ्रैक्शंस। अब इसमें कहते हैं पाकिस्तान के अंदर दो रिफाइनरी फैक्ट्रीज हैं, वो 4 हैं। 4 रिफाइनरी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं और वो इस्तेमाल होती है फॉर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो सबसे पहले क्या कहता है, इन पाकिस्तान 4 ऑयल रिफाइनरीज आर वर्किंग। 4 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो रिफाइनरी का काम करती हैं पाकिस्तान के अंदर। पहली है अटक ऑयल रिफाइनरी, ये कहां पे मौजूद है, मोरगा रावलपिंडी, मोरगा रोड के ऊपर रावलपिंडी के अंदर जो है ये फैक्ट्री मौजूद है जिसका नाम है अटक ऑयल रिफाइनरी। इसमें आप जो है वो कितने बिलियन का मिलियन करते हैं, 1.25 मिलियन टन, यानी इतना ज्यादा ऑयल जो है, क्रूड ऑयल जो है रिफाइन करने की उसके अंदर क्या होती है, सलाहियत होती है, कैपेसिटी होती है। तो ये आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद कर लेना है। दूसरा कहता है कि जो 2 आपके पास ऑयल रिफाइनरी है वो है कराची के अंदर, और उनकी कैपेसिटी क्या है, 2.13 मिलियन टन, यानी इतने टन आपके पास क्या होता है, ये जो 2 फैक्ट्रीज हैं इसको रिफाइन करने में मदद देती है। उसके बाद एक और है जो कि चौथी है, 1 2 3 हो गई, अब ये 4th वन पाक अरब रिफाइनरी, पाकिस्तान अरब रिफाइनरी, और ये कहां पे है, महमूद कोट नियर मुल्तान। ये मुल्तान के अंदर आपके पास जो है ये रिफाइनरी फैक्ट्रीज है। देखिए आप जो है अगर पेट्रोल डायरेक्ट मंगवाते हैं बाहर से तो वो आपको महंगा पड़ता है, और अगर आपके पास वो रिफाइनरी इंडस्ट्री या आपके ही मुल्क से निकलता हो क्रूड ऑयल, तो आप उसको इन फैक्ट्रीज के जरिए से मुख्तलिफ फ्रैक्शंस के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो हमें रिफाइनरी फैक्ट्रीज का फायदा ये है कि अगर क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाया जाए तो आप उसे अपने ही मुल्क में वाश करके, सस्ते दामों से वाश करके आप अपनी मर्जी का जो है या एक खास मिकदार के ऊपर आप उसे सेल कर सकते हैं। और अगर आपके मुल्क से ही निकलता है ऑयल, क्रूड ऑयल, तो आप वही क्या करें, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके उसके साथ जो है मजीद जो है आप पेट्रोल फ्रैक्शन जो है, पेट्रोलियम फ्रैक्शन वो बना सकते हैं। तो हमारे पास 4 फैक्ट्रीज रिफाइनरी की, रिफाइनरी ऑयल के हवाले से, तो वो जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, एक रावलपिंडी में है, 2 कराची में है और एक मुल्तान में है। ये आपने एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से याद रखना है। अब इसमें कहते हैं कुछ फ्रैक्शंस बनती हैं, कुछ उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, कुछ उनकी कंपोजिशन है और कुछ उनके यूजेस हैं। अगर आपके पास नेचुरल गैस है, जो कि ये वाली नेचुरल गैस जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास लेस देन 20 होता है,
20 डिग्री सेल्सियस से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। इसकी कंपोजिशन क्या है कि इसमें मिनिमम 1 कार्बन और मैक्सिमम 4 कार्बन होती है, जैसे इथेन, मीथेन, उसके बाद प्रोपेन और उसके बाद ब्यूटेन। एक वाली कार्बन को आप कहते हो इथेन, 2 कार्बन को आप कहते हो मीथेन और 3 कार्बन वाली को आप कहते हो प्रोपेन और 4 कार्बन वाली को आप कहते हो ब्यूटेन, सॉरी 4 कार्बन वाली को आप कहते हो ब्यूटेन। ठीक है, तो एक कार्बन अगर हो तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन हो, उसे आप बोलोगे जो है मीथेन बोलोगे। अच्छा, अब इसमें कहते हैं फिर नेक्स्ट आपके पास इसको यूज कहां पे किया जाता है, फ्यूल और पेट्रोकेमिकल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास पेट्रोलियम ईथर, ये पेट्रोलियम ईथर। अब इसका जो टेम्परेचर है वो 20 से लेके 60 डिग्री तक आपके पास होता है और ये कार्बन 5, कार्बन 6 और इसको यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो सॉल्यूशन में जिसकी मिकदार ज्यादा होती है उसे आप सॉल्वेंट का नाम देते हो। उसी तरह आपके पास गैसोलीन, जिसे आप अपनी बाइक के अंदर फिल करवाते हैं और जिसे आप मुख्तलिफ बाइक्स के अंदर फिल करवाते हैं, जैसे पेट्रोल जिसे आप कहते हो उसे आप गैसोलीन बोलते हो। तो गैसोलीन मोटर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 40 से लेके 220 तक इसका जो है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये कार्बन 6 से लेके कार्बन 8 तक जो है मोस्टली मौजूद होता है। जो ऑक्टेन फ्यूल होता है वो कार्बन 8 वाला होता है। ऑक्टेन किसे कहते हैं, 8 को जहां पे कार्बन 8 मौजूद होंगी उसे आप बोलोगे ऑक्टेन नंबर। तो आप अगर पेट्रोल पंप पे जाएं तो वहां पे गौर करें तो वहां पे एक वर्ड लिखा होता है ऑक्टेन। ठीक है, तो ऑक्टेन का मतलब होता है 8, यानी जब आपके पास कार्बन की चेन के अंदर 8 कार्बन मौजूद होंगे तो उसे आप बोलोगे ऑक्टेन। और ये जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्डेड होंगे तो फिर भी आप उसे ऑक्टेन बोलोगे, क्योंकि अल्केन है तो अल्केन हमेशा क्या होती है, सिंगल बॉन्डेड होती है। उसके बाद केरोसिन है, मिट्टी का तेल है। इसका टेम्परेचर आपके पास 175 से लेके 325 और ये C8 से लेके C14 तक होता है। इसको आप हीटिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसे भी आप जो है किसी चीज को गर्म करने के हवाले से आप इसको इस्तेमाल करते हैं। गैस ऑयल जिसे आप डीजल बोलते हो, इसका टेम्परेचर आपके पास ग्रेटर देन 275 और कार्बन 12 से लेके कार्बन 18 तक इसके अंदर क्या होती है, कंपोजिशन है इसकी। उसके बाद यहाँ पे जो इसका यूज है वो है एज अ डीजल। और नेक्स्ट आपके पास है पेट्रोलियम कोक। पेट्रोलियम कोक जो है आपके पास जब आप पेट्रोल जो है क्रूड ऑयल को रिफाइन कर लेते हो, बिल्कुल साफ सुथरा कर लेते हो, पेट्रोल भी बना लेते हो, नेचुरल गैस भी बना लेते हो, डीजल भी बना लेते हो, केरोसिन भी बना लेते हो, तो लास्ट पे जो इसका रंग है ब्लैकिश कलर, कहता है ब्लैकिश कलर के आपके पास सॉलिड आता है। यानी जिस तरह आप रेत और पानी को मिक्स करते हैं तो पानी को जब निकाल लेते हैं तो बाकी रेत बचती है, इसी तरह का आपके पास ब्लैकिश कलर के जो है वो सॉलिड सब्सटेंसेस बनते हैं। जब आप सारे पेट्रोल को निकाल लेंगे तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, सॉलिड सब्सटेंसेस बचेंगे। कहते हैं उसे आप क्या बोलते हो, यहाँ पे पेट्रोलियम कोक। इसे रूफिंग पेविंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप सड़कें बनाते हैं, जिसे आप लुक बोलते हो, वो आपके पास है पेट्रोलियम कोक। इसी तरह छतों के ऊपर जब गर्मी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, लुक की जो है वो उसको कवरिंग की जाती है। लुक के साथ जिस तरह आप सीमेंट का प्लास्टर करते हैं उसी तरह आप उसको भी क्या करते हैं, छतों पे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो ये आपके पास पेट्रोलियम कोक। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ये पता होगा कि जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, हम ये सोचते थे कि पेट्रोल अलग निकलता है, नेचुरल गैस अलग निकलती है, केरोसिन अलग निकलता है, डीजल अलग निकलता है और जो लुक वगैरह है ये अलग निकलते हैं। हालांकि इन तमाम के जो सोर्सेज हैं वो पेट्रोलियम का जो क्रूड ऑयल है वहां से ही ये सारी चीजें चली। अब यहाँ पे सारे प्रोसेस को करना, इनको रिफाइन करने के लिए एक मेथड यूज होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन पाकिस्तान।
पाकिस्तान के अंदर इनकी डिस्टिलेशन करना, इनकी तोड़-फोड़ करना। डेफिनेशन क्या है? द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स of a liquid mixture on the basis of difference in their boiling point is called fractional distillation। क्या कहता है यहाँ पे? कहता है अगर आपके पास सेपरेट करते हो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को जो आपस में क्या है, मिक्स है, लिक्विड कंपोनेंट्स को जो आपस में क्या है, मिक्स है, और किस बेस पे इनको सेपरेट करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखिए आपके पास क्या है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन, केरोसिन, गैस ऑयल, पेट्रोलियम कोक, ये वो तमाम लिक्विड है जो आपस में क्या है, मिक्स है। जिस तरह यहां पे क्या कहता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर। तो ये जो लिक्विड मिक्सचर है ये आपस में क्या थे, मिक्स थे। अब इनको आपने सेपरेट किया, किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर आपने इनको क्या कर दिया, सेपरेट। तो ये देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 60, 220, 325, 275 सॉलिड वगैरह। तो जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, आपके पास चेंज होता जाएगा, डिफरेंट होता जाएगा। तो अगर हम दोबारा इसे समझे, मैं इसी जो है टेबल से समझाता हूँ। द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स on the basis of their different boiling point is called fractional distillation। यानी जब ये सारे मिले हुए थे तो आपने इसे कहा क्रूड ऑयल, ठीक है। इन तमाम को जब ये आपस में मिले हुए थे आपने इन तमाम को क्या कहा, क्रूड ऑयल। जब आपने इन्हें सेपरेट कर लिया बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस के ऊपर, और इस प्रोसेस को आपने क्या कहा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने का मेथड क्या है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम है उसका क्या तरीकाकार है कि ये आपके पास कितने डिग्री होता है, इसको हीट किया जाता है 400 डिग्री सेल्सियस तक, 400 डिग्री सेल्सियस तक आप इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। मैक्सिमम देखें यहाँ पे, ये मिनिमम जो है 20 है और मैक्सिमम 275, और आगे ये सॉलिड है, इसको भी आप क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो कहता है मैक्सिमम आप इसे 400 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, हीट करते हैं। 20 से मिनिमम है 20 और मैक्सिमम आपके पास क्या है, 400 डिग्री सेल्सियस। तो फिर क्या होगा, द रिजल्टिंग वेपर्स आर देन पासेस थ्रू अ कंडेंसर वेयर दे आर कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड एज अ फ्रैक्शन। कंडेंसर आप बोलते हैं, एक ट्यूब ऑपरेटस है, आप अगर सर्च करके देखें तो कंडेंसर फॉर्म में, तो वहां पे क्या होता है, उसकी वॉल के साथ ये फ्रैक्शन वेपर्स की फॉर्म में लग जाते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं, वन बाय वन इनको जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट किया जा सकता है। एक चीज नोट रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट फ्रैक्शंस, जिनकी फ्रैक्शन डिफरेंट होंगी उनकी रेंजेस भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जिस तरह आपके पास फ्रैक्शन, एक नेचुरल गैस है, दूसरी पेट्रोलियम गैस ईथर है, तीसरी आपके पास गैसोलीन है, केरोसिन है, गैस ऑयल है, पेट्रोलियम कोक। अब क्या है, ये डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 20, 60, 220, 325, 275। तो इनकी डिफरेंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, मैंने सारे नहीं लिखे, मैंने चंद एक लिखे जो आपको जो है याद होने चाहिए एमसीक्यूज के हवाले से और एमकैट ई-कैट के हवाले से। तो जब आपके पास फ्रैक्शन डिफरेंट होंगी तो आपके पास रेंजेस भी क्या होंगी, इनकी डिफरेंट होंगी। तो आज हमने जो है बात की नेचुरल गैस के हवाले से और पेट्रोलियम के हवाले से। उम्मीद करता हूं आपके नॉलेज में इंशाल्लाह बेहद जो है इजाफा हुआ होगा। तो अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आती तो आप हमें जो है कमेंट में बता सकते हैं कि हमें फलां चीज समझ नहीं आई, तो मजीद इंशाल्लाह उस हवाले से जो है उसको ऐड अप किया जाएगा, मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी। और अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो आपने जो है पूछना है, बार बार पूछें, इंशाल्लाह हर दफा आपको जो है उस चीज का रिप्लाई दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।